हेलो दोस्तों, मैं महेश कोहली थैंक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे। आज फिर हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंडक किसकी संयुक्त परियोजना है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल की, उत्तर प्रदेश, नेपाल तथा उत्तराखंड की, बिहार, झारखंड तथा नेपाल की, नेपाल, बंगाल और बिहार की। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार के संयुक्त प्रयास थी, परंतु 1959 में समझौते के अनुसार नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया। मतलब पहले उत्तर प्रदेश और बिहार का ये संयुक्त रूप से ये लोग दो राज्य थे और फिर नेपाल भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का पहला जो उर्वरक कारखाना था कब और कहाँ स्थापित किया गया? ए 1906 में रानीपेट में, बी में क्या है 1943 बेलगुला, और सी में 1947 में अलबई में, या डी 1951 में सिंदरी में। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए 1906 में रानीपेट में पहला जो उर्वरक कारखाना है भारत का स्थापित किया गया था। ठीक है, और दूसरा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1943 में किया गया था बेलगुला में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। और तीसरा जो उर्वरक कारखाना जो है 1947 में अलबई में केरल में स्थापित किया गया था। और चौथा 1951 में सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था। और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना जो है वो झारखंड में ही स्थापित किया गया है 1951 में, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना। आइए देख लेते हैं, व्याख्या देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पूंजी से प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कब स्थापित किया गया था? भारतीय पूंजी से जो प्रथम सफल सूती वस्त्र का कारखाना था, उद्योग कारखाना कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो 1818 में, 1850 में, 1854 या 1902 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 1854 में किया गया था। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना सन 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था। ठीक है, जो कि असफल रहा। ठीक है, ये असफल था। 1818 में लगाया गया था, 1818 में, लेकिन वो असफल हो गया था। इसलिए क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था। यदि प्रथम बोला जाए तो 1818 होगा, लेकिन प्रथम सफल कहाँ लगाया गया? तो 1854 में लगाया गया था। ठीक है, देखिए भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना क्वास जी डाबर द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका नाम भी याद रखिएगा, क्वास जी डाबर के द्वारा लगाया गया था। 1854 में बम्बई में लगाया गया था यह कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 से 2021 यानी बीते 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? ठीक है, 2011 से 2021 तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16%, 17%, 17.7% या 16.4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी 17.7% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, आइए थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या 17.7% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कुल जनसंख्या 18.18 करोड़ का इजाफा हुआ कुल जनसंख्या में। ठीक है, 18.18 करोड़ का इजाफा हुआ है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और देखिए पहला में सब में अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे जनसंख्या कम घनत्व वाला कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, इससे पता चल रहा है। और दूसरा कौन है?
तो दूसरा मिजोरम है और तीसरा सिक्किम है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आइए व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व के आधार पर शीर्ष 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम है, जहां अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, मिजोरम में 52 व्यक्ति और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक है। और चूंकि बात जनगणना का आया है तो इससे और एक दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि भारत में जनगणना प्रथम बार किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था और कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब होता है, तो 1951 में होता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब, तो 1951 में हुआ था, ठीक है। और ये जो जनगणना जो है, जो विश्व में जनगणना कराने का जो श्रेय है किस देश को दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वीडन को दिया जाता है, ठीक है। स्वीडन ने सबसे पहले जनगणना कराया था, कब, तो 1749 में इसने कराया था जनगणना, ठीक है। और 2011 में जो जनगणना हुआ है भारत में, ठीक है, तो ये जो जनगणना है ये 2011 का भारत का कितना नंबर जनगणना है, तो ये 15 नंबर जनगणना है, मतलब 15वां जनगणना हुआ 2011 में, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाए तो ये 7वां जनगणना था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को, 21 सितंबर को, या 22 दिसंबर को, या 14 सितंबर को। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये जो है श्रीनिवास रामानुजन के जन्म पर मनाया जाता है, ठीक है। ये कौन से, तो भारतीय गणितज्ञ थे। उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म जो है 1887 में इसी तारीख को हुआ था। वर्ष 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी, ठीक है। और ये कब से मनाया जाता है, तो 2012 से मनाया जाता है। और इसकी घोषणा किसने की थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, तो 22 दिसंबर को मनाते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली, ठीक है, क्या नाम है, जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस नियुक्त किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना का, ठीक है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण किया, तो इस मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो उड़ीसा के बालासोर तट पर किया गया, ठीक है। तो कौन सा मिसाइल होगा, पृथ्वी का, अग्नि का, आकाश का, या नाग का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी का। तो पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है। भारत देखिए व्याख्या में, भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का द्वितीय परीक्षण हुआ, ठीक है। ये दूसरा परीक्षण था, ठीक है, ये दूसरा परीक्षण था। इस वर्ष 20 नवंबर को हिसार से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। कहाँ से किया गया था, पहला तो हिसार से किया गया था, ठीक है। अब बाद में दिसंबर में किया गया तो उड़ीसा के बालासोर से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया,
2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए इन चारों को जो दिया गया है तो सबको पद्म विभूषण ही प्राप्त है। अरुण जेटली को भी प्राप्त है, सुषमा स्वराज को है, जॉर्ज फर्नांडिस को और पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी प्राप्त है। लेकिन इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, लेकिन पंडित छन्नूलाल जो मिश्रा है उसको मरणोपरांत नहीं दिया गया, उससे पहले ही दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगर दूसरा ये है तो पहला कौन है? तो भारत रत्न है। ठीक है, 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। ठीक है, अब उनके नाम देख लेते हैं। ये देखिए सातों के नाम 2020 में देखिए अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है, राजनीति के क्षेत्र से ही संबंधित थे, ये दिल्ली के थे। सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया है, राजनीति के क्षेत्र से दिल्ली से थी। जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है, राजनीति के क्षेत्र से, ये बिहार से थे। ये फिर विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी को दिया गया है, ये अध्यात्म से संबंधित थे, ये कर्नाटका के थे। ठीक है, और पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये शास्त्रीय संगीत के हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और मेरी कॉम को दिया गया है जो कि बॉक्सर से संबंधित है और मणिपुर की है। और अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि राजनीति से संबंधित है और ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? ठीक है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है, या रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है, जूनियर नेमार ने, या फिर क्रिस्टियन रोनाल्डो ने? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसने जीता है। देखिए पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। और लेवांडोव्स्की ने 2019 से 2020 में चैंपियनशिप लीग में अपने दम पर क्या किया? देखिए इसने तो क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। ठीक है, और इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और यूईएफए सुपर कप जिताने में भी मदद की थी। ठीक है, यूईएफए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, उसका सुपर कप जिताने में भी इसकी मदद की थी। ठीक है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश का चांग-ई 5 ठीक है यान का नाम है, यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने को लेकर पृथ्वी पर लौटा है? ये नाम से ही पता चल रहा है कि चाइना का होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? चाइना ही है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो चीन का है ये मिसाइल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। चीन का चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया है। ठीक है, इससे पहले कौन गया है? तो अमेरिका का अपोलो गया है। ठीक है, और सोवियत संघ का लूना यान भी गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर देखिए, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ठीक है, तो वैश्विक उत्सर्जन। ठीक है, वैसे उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? तो उत्सर्जन मतलब ये जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका शरीर से बाहर निकल जाना। ठीक है, तो
कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। तो उसका उत्सर्जन देखिए कितना हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 7% की दर्ज की गई है, 9%, 5 की या 3%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7% दर्ज की गई है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक उत्सर्जन में 7% की कमी आई है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक उत्सर्जन पर नजर रखने वाला एक दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि क्या की है, देखिए गणना कि 2020 में विश्व में 34 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में उत्सर्जन होगा, और यह 2019 की तुलना में कम है जब 36.4 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ था, ठीक है। 2019 में कितना हुआ था, तो 36.4 अरब मैट्रिक टन, जबकि 2020 में कितना हुआ है, तो 34 अरब मैट्रिक टन। तो ठीक है, तो ये इसका कितना प्रतिशत ये है, तो 7% का कमी आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालित किया है, ठीक है। तो किस देश ने पहली बार इसका सफलतापूर्वक संचालन किया है, तो अमेरिका ने, चीन ने, ब्रिटेन ने या भारत ने। तो आंसर क्या होगा, चीन ने, ठीक है। तो परमाणु संलयन का मतलब क्या होता है, परमाणु संलयन से मतलब क्या होता है, तो परमाणु संलयन मतलब नाभिक के संलयन होता है। नाभिक के संलयन क्या होता है, तो ये नाभिक संलयन की क्रिया तारों में होती है प्राकृतिक रूप से। जो तारा है या जैसे सूर्य है, सूर्य में नाभिक के संलयन की क्रिया होती है, जिस कारण ही उसमें क्या उससे ऊर्जा निकलता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 अणु क्या आपस में मिलकर हीलियम के 1 अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इससे इसी को नाभिक के संलयन की क्रिया बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, अपार ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। देखिए चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2020 में हुए ग्रैंड स्लैम से संबंधित सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखिए ग्रैंड स्लैम सूची 1 में दिया गया है, इधर पुरुष एकल विजेता दिया हुआ है सूची 2 में, ठीक है। अब हम लोग चलिए डायरेक्ट आंसर करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का समझ किससे होगा, तब ये कौन जीता है, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, ठीक है, जो कि सर्बिया से संबंधित है। फ्रेंच ओपन कौन जीता है, तो राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं, ठीक है। और विंबलडन जो है ये तो हुआ ही नहीं था, ठीक है, तो स्थगित हो गया था ये कोरोना महामारी के कारण। और हम लोग का तो नेक्स्ट कौन हो जाएगा, अमेरिकी ओपन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डोमिनिक थिएम, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2, 3, 4, 1। तो हम लोग का ऑप्शन से मिला लेंगे, देखिए 2, 3, 4, 1 देखिए 4 नंबर में है ना, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। ये देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित आईपीएल के 13वें संस्करण का विजेता रही मुंबई इंडियंस इस संस्करण को मिलाकर कुल कितनी बार ट्रॉफी जीत चुकी है, तो कितनी बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 7 बार, तो होगा कितना, 5 बार, ठीक है। आईपीएल का जो 13वां संस्करण है 2020 में हुआ था, और मुंबई जो इंडियंस है वो अभी तक 2013 में, 15 में, 17, 19 में जीत चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से फिर 19 के बाद 20 में जीती, तो कितना हो गया, 5 बार हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मेरी सहेली योजना, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। शिक्षा मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, रेल मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है, ठीक है। आइए को हम लोग देख लेते हैं इसका
व्याख्या। मेरी सहेली पहल योजना रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, महिला कर्मियों की एक टीम रेल में सफ़र के दौरान महिलाओं की सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और यह परियोजना पहले 2020 में सितंबर महीने में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको 1 महीने के बाद फिर उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा अली कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है, तजाकिस्तान के, ओमान के, या इराक के, अफगानिस्तान? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और ये इराक के प्रधानमंत्री रहने से पहले ये क्या थे? इराक में ये राष्ट्रीय खुफिया अधिकारी थे। 2016 में ये राष्ट्रीय खुफिया अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, देखिए इसका हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। आर्थिक संकट और कोरोना वायरस से जूझ रही इराक की संसद ने महीनों तक चली चनातनी के बाद 2020 में मतदान के बाद पूर्व खुफिया अधिकारी मुस्तफ़ा अली कदीमी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, और इसके लिए इराक की सरकार ने क्या किया? तो आपातकालीन संसद का बैठक बुलाया था और फिर जाके इसको सरकार का गठन किया। ठीक है, कदीमी अदेल अब्दुल महदी की जगह लेने के लिए नामित होने वाले तीसरे शख्स हैं। ठीक है, तो ये इसने क्या किया था? अब्दुल महदी जो कि प्रधानमंत्री थे इराक के, 2019 में ही इसने त्यागपत्र दे दिया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? देखिए, पहली बेंगलुरु से हजरत निजामुद्दीन चलाई गई है, अनंतपुर से लेकर आदर्श नगर तक चलाई गई है, या तीसरा देवलाली से दानापुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, ये अनंतपुर से लेकर आदर्श नगर तक चलाई गई है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक। ठीक है, दूसरी किसान रेल। ठीक है, और पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो पहली किसान रेल जो चली है वो देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर तक चली है। ठीक है, महाराष्ट्र से बिहार तक चली है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी फटाफट। हाल ही में किस देश का 11वां मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया? ठीक है, सॉरी, किसे देश का? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया 11वां मुख्य सूचना आयुक्त? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 1 नंबर संजय कोठरी को, प्रदीप कुमार जोशी को, या गिरीश चंद्र मुर्मू, या यशवर्धन कुमार सिन्हा? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यशवर्धन कुमार सिन्हा को। ठीक है, देखिए 62 वर्षीय यशवर्धन कुमार सिन्हा का कार्यकाल करीब 3 वर्षों का होगा। CIC या मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये इसका देखिए उम्र कितना है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी का? तो 62 वर्ष है, तो इसमें और कितना बचा हुआ है? 65 होने में 3 साल, तो इसलिए इनका कार्य अवधि कितना रहेगा? 3 साल का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आयु कितना है? 65 वर्ष तक है। ठीक है, गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में RTI एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो 2005 में RTI एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट इसके आगे 41 से 60 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।